गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ बच्चों, कर लिया काम। ओके। हाँ बच्चों, कहाँ थे हम इसमें? हाँ जी, एक्सरसाइज 0 बच्चों, एफ पार्ट। ये फिफ्थ में क्या सिचुएशन है कि वो जैसे एक बैलेंस बना हुआ है, मतलब फिजिकल बैलेंस, मतलब तराजू। और हम कह रहे हैं कि उसके नीचे हमने एयर ब्लो करनी शुरू की। अच्छा, इसका हमने ई भी डिस्कस करना था क्या बच्चों? ई में बताओ। ई के एट्स में आपको क्या करना होगा? एमजी को बैलेंस करना होगा विद, मतलब दोनों लिक्विड्स की बॉइंट फोर्स, दोनों लिक्विड्स का ρ1 v1 g प्लस ρ2 v2 g, उस तरह से। सेवेंथ में बच्चों मतलब थोड़ा सा एम्बिगुअस है। मतलब हम कह रहे हैं स्लाइटली पुश डाउन किया है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपने उसको प्रॉपर वेलोसिटी दे दी। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो यस, ऐसा होगा कि हल्की सी भी वेलोसिटी दी है आपने, 0.1 भी दी है, तो क्या होगा कि वो उससे नीचे जाता जाएगा, क्योंकि फोर्सेस तो बैलेंस है। है ना? और शायद वो इस तरह से कहना चाह रहे हैं कि बस मतलब पकड़ के ही थोड़ा सा नीचे कर दिया और फिर छोड़ दिया। तो मे बी आंसर इसका बी दिया होगा, है ना? अच्छा, सी दिया फिर तो चलो सही है, कि वही वेलोसिटी माना है कि थोड़ा सा धक्का दिया इसलिए वो सिंक कर गया। यस। हाँ जी, आगे बचो। एफ पार्ट। नो डाउट। जी पार्ट। एक्सरसाइज 1 बच्चों। ई पार्ट। एफ पार्ट।
जो लैमिनार फ्लो का मतलब होता है जैसे शीट्स की फॉर्म में फ्लो। जैसे इमेजिन करो एक लेक के अंदर पानी है, तो अगर आपने मान लो उसके ऊपर बोट चलानी शुरू की, तो मतलब ऐसे अलग-अलग शीट्स बन गई इस तरह से। ठीक है? मतलब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है अलग से लैमिनार फ्लो लिखने की। और कोई क्वेश्चन बचाओ? जी पार्ट। ओके। हाँ बचाओ इसमें कौन सा करना था? डी करना था, ई करना था? अच्छा ये तो हो गया था, हाँ। हाँ जी, ई पार्ट। जैसे नाइन्थ क्वेश्चन है, इसमें ये ध्यान रखना है आपने कि मतलब आपको सिस्टम का पूछा है, तो आप मतलब ऐसे सोचो कि मतलब मान लो आपने ब्लॉक को यहां से यहां लेके आना है, ठीक है? तो बेसिकली आपने क्या किया है, ब्लॉक को ऊपर किया है और ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग उस पानी को वहां नीचे किया, है ना? सोचो रेड ब्लॉक है और ब्लू पानी है, आपने क्या किया, एक तरह से उनकी पोजीशंस को इंटरचेंज किया, राइट? तो एक का प्लस mgh हो जाएगा, दूसरे का माइनस mgh हो जाएगा, तो उससे नेट निकलेगा। मतलब इसमें जो गलती हो सकती है वो ये है कि हम पानी वाली चीज को भूल जाएं। आगे बच्चों। फोर्थ में बच्चों आप ये हमने किया था पहले, मूविंग फ्लूइड के कारण जो फोर्स आती है रो ए वी स्क्वायर, वो वाला लगाना है फॉर्मूला। तो दोनों तरफ से रो ए वी स्क्वायर फोर्स लगेगी, उसका डिफरेंस ले लेंगे।
पैसेज 1 में आपको बता देता हूँ, बताओ। अच्छा, सबसे पहले डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गेज प्रेशर? मतलब गेज प्रेशर का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रेशर, है ना? मतलब वहां पे जो नेट प्रेशर है वो तो पी नॉट प्लस 3 atm होगा। तो बच्चों अगर हम 1.2 ले यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी हो गई v2 और इसका प्रेशर हो गया p नॉट, और हम 1.1 लें यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और एंड 0.1 का प्रेशर मैं लिख सकता हूँ एज, मतलब 4 atm प्लस रो जी एच। मैंने इस पे सीधा कैसे लिख दिया पी नॉट प्लस रो जी एच, क्योंकि हमें कहा है ना डेप्थ रिमेन्स कांस्टेंट, तो टैंक के अंदर तो मोशन है ही नहीं पानी की, तो मैं इसलिए टैंक के अंदर तो पी नॉट प्लस रो जी एच लगा ही सकता हूँ। तो बच्चों ये इन दोनों पॉइंट्स को लेके आ रहा है आंसर? ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों जिनका नहीं हुआ था? ऑलराइट, या इससे आंसर नहीं आता? आ रहा है इससे? आशीष आपने कहीं वो गेज प्रेशर वाली गलती तो नहीं की? बाकी लोग बताओ बच्चों, इससे आ रहा है आंसर? निकाल लेते हैं फटाफट, क्या बन गया। 4 × 10⁵ प्लस
रो जी एच 2.4 into 10 raised to power 5 is equal to V1 √60 आता है बच्चों। और डिस्चार्ज रेट एट आउटलेट क्या हो गया? 2√60 into 3 centimeter square 10 raised to power minus 4 into 3 6√60 कितना बन गया? √60 is approximately 8। थोड़ा सा तो ज्यादा आ रहा है, मतलब हम जी को 9.8 भी ले लें अगर तो भी इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा। हाँ बच्चों बोलो। बच्चों बताओ आपका ये आ रहा है अलग आ रहा है?
नहीं, गेज प्रेशर का तो मतलब ये होता है ना कि मतलब पी नॉट के बिना वाला, तो एक्चुअल प्रेशर तो 4 ही होएगा वहां पे। नहीं, ये सील्ड टैंक है। नहीं बच्चों, हम यहाँ पे क्या कहेंगे जो अंदर प्रेशर है, मतलब जो अंदर नेट प्रेशर है, विल वी कॉल इट 3 एटीएम या 4 एटीएम? बोलो भाई कुछ। तो 4 ही होना चाहिए, क्योंकि मतलब हम ये नहीं कहते कि मतलब गेज प्रेशर का मतलब कि भाई आप ऐसे नहीं कहोगे कि हाँ जी वो तो मतलब कि क्योंकि यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही नहीं रहा, तो इसलिए नेट प्रेशर भी यहाँ 3 हो गया। गेज प्रेशर का तो मतलब ये है कि वो इन एडिशन टू एटमॉस्फेरिक बता रहा है कि क्या है प्रेशर। तो नेट प्रेशर तो पी नॉट ऐड करके ही आएगा। बच्चों एक बार ये करो कि एक बार ये ट्राई करो जरा, क्या मैं अपना .1 यहाँ ले सकता हूँ? ऊपर। बोलो बच्चों, मैं वो .1 वहां ले सकता हूँ जहाँ मैंने शो किया टॉप पे? एक बार उसको .1 लेके उससे निकालना आंसर, उससे क्या बनता है? उसके एरिया का तो आपको कोई काम नहीं है ना।
क्योंकि वहां तो हमने वैसे ही 0 ही मानी है वेलोसिटी। बताओ बच्चों, उससे क्या आंसर आ गया? फटाफट बताओ क्या कर रहे हो। मतलब क्या फर्क पड़ेगा? बस एक लेफ्ट साइड पे बस एक वही टर्म ही तो नहीं आ रही, हाफ रो v1 स्क्वायर, बाकी तो सारा कुछ वही है। अब आपका v1 जो है वो 540/12 बन गया होगा ना। √135/3। मतलब √45 हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत कर दिया। फिर तो यहाँ सीधा ही v2 निकलेगा ना। अब आप v1 में तो सब्स्टिट्यूट ही नहीं करोगे, फिर तो राइट हैंड साइड पे सिर्फ v2 डलेगा आपकी। समझ आया बच्चों? तो वो v2 की वैल्यू क्या आई? √180, ठीक है ना। तो √180 बन गया बच्चों 13.4 इंटू 3। हाँ, इससे आ रहा है ना आंसर। इससे तो बन रहा है एग्जैक्ट वही डिस्चार्ज रेट।
एक मिनट बच्चों, ये देखो इससे अब बाकी आंसर आ रहे हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको कि नीचे लेने में क्या दिक्कत थी। 8th का आंसर आता है एट भी करो बच्चों। एट आप करोगे कैसे? 1.1 लो यहाँ पे, 1.2 लो नीचे, 0.2 की वेलोसिटी तो आ गई √180/2। अब हम कैसे लिखेंगे? 1 पे प्रेशर P0 प्लस ρgh, मैं बर्नौली लिख रहा हूँ बच्चों, 1 पे इज इक्वल टू 2 पे प्रेशर P प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। या अगेन अभी हाँ बच्चों, ऐसे क्यों लिखें ये? हम सीधा 0.1 यहाँ लेते हैं और 2 यहाँ लेते हैं। तो अगर अब मैं 1 और 2 में लगाऊं तो 1 का प्रेशर P0 प्लस ρgh इज इक्वल टू 2 का प्रेशर P0 प्लस हाफ रो V स्क्वायर। P0 कट गया, रो कट गया, GH इज इक्वल टू हाफ V स्क्वायर। V हमने √180 निकाला था, है ना? ठीक लिखा है मैंने या कुछ गलत कर दिया?
हाँ बच्चों बताओ, ये ठीक लिखा है या कुछ गलत है इसमें? नहीं, ये बताओ जिस तरह मैंने लिए हैं पॉइंट्स 1 और 2, उसमें कोई प्रॉब्लम है? हम वैसे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? सोचो बच्चों, अच्छी बात पता चलेगी है कि यहाँ से। जिस तरह बच्चों मैंने लिए हुए हैं पॉइंट्स 1 और 2, नहीं मैंने तो 1 और 2 में बर्नौली लिखी है। पॉइंट 1 का प्रेशर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पॉइंट 2 का प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूं मैं कि नहीं लिख सकता बच्चों, ये बताओ। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ऑब्वियसली वी कैन सी कि इसके हिसाब से तो जो एच आया वो 9 आ गया, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है ना? हाँ, बताओ यहाँ पे क्या गड़बड़ है ऐसे लिखने में? बोलो बच्चों, क्या चक्कर है? कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा। आदित्य, बोलो भाई कुछ। बच्चों आंसर करो भाई यार कुछ। पहले तो ये बताओ, मतलब अगर 1 और 2 में मान लो अगर बर्नौली हम लगा सकते हैं तो कोई स्टेप्स में गलती है?
स्टेप्स में कोई गलती नहीं है ना? तो इसका मतलब there is some issue in applying Bernoulli between 1 and 2, right? नहीं आशीष, वैसा कुछ नहीं है। चलो पहले तो आंसर निकालते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो इसमें क्या गड़बड़ है। अब अगर मैं मान लो बच्चों 1.3 यहाँ ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लेवल पे, जैसे कि हम पहले भी करते थे। अब मैं पहले तो 2 और 3 में बर्नौली लगाता हूँ। 3 पे हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो हाफ हो जाएगी। एक बार इसको लिखो, आई कैन राइट P3 प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर क्या होगा 180/4 हो जाएगा इज इक्वल टू P2 जो कि P0 है प्लस हाफ रो 180। करेक्ट। यहां से हमारा P3 आ गया कितना बन गया हाफ रो 180 इंटू 3/4 जो कि होगा इक्वल टू P0 प्लस रो GH, है ना? तो ये कितना बन गया देखो, करना इसको सॉल्व, क्या आ गया इससे H E0 कैंसिल हो रहा है क्या? अच्छा P0 तो कैंसिल ही हो रहा है।
ये भी नहीं है किसी ऑप्शन में, राइट? ये डाउट तो किसी का नहीं था यार, तुम में से क्या चक्कर है? मतलब एक दो लोगों ने पूछा था ये डाउट। फिर निकाला कैसे आप लोगों ने आंसर? पता नहीं लग रहा है काम मुझे। मंगाऊं होमवर्क? सही सही बता दो, किस किसने किया? किस किसने नहीं किया, सही सही बता दो, नहीं तो मैं मंगाऊंगा। हाँ, मेड वालों ठीक है आपका, अगर आपने नहीं किया। मेड वालों को कोई चक्कर नहीं है। हाँ आदित्य, वो भी ठीक है, कोई चक्कर नहीं। यू नीड टाइम टू थिंक ओवर दिस, या मैं बता दूं अभी? एक बार दोबारा ट्राई करो, है ना, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, अलग अलग पॉइंट्स लो, है ना, उनके बीच में लगा के देखो। देखो किससे आंसर आ रहा है, किससे नहीं आ रहा। फिर कुछ बात समझ आएगी एक। ठीक है। अदरवाइज फिर मैं तो बताऊंगा ही आपको अगली क्लास में। चलो। हाँ, फिर मैं अभी आगे भी नहीं कर रहा डिस्कस, कोई फायदा नहीं। क्या 15th का आंसर गलत है बच्चों? वो तो खैर 14th से आ जाएगा ना। 14th का क्या आंसर आता है?
नहीं, हमें वो तो मानना ही है कि h जो है वो h/2 से कम है। हाँ, मतलब ये आंसर गलत है। 3h/8 आएगा ना बच्चों? हम्म, ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। थ्री एच बाई एट कैसे आया अगर हम उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दें, रेंज वाले एक्सप्रेशन को? हाँ करण, हुआ क्लियर? ओके, तो अब बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में। दिस इज बेसिकली, now what we are studying is that is non-ideal fluid at rest. तो जैसे हमने पहले पढ़ा था, आइडियल में हमने क्या बोला था कि जिसमें कोई टेंजेंशियल फोर्सेस नहीं आती। यहां पे हम देखेंगे कि टेंजेंशियल फोर्सेस आ जाएंगी। ठीक है जी। तो बच्चों हम एक बार सरफेस टेंशन का ओरिजिन समझते हैं कि ये फोर्स क्या है, ये कैसे आई। तो उसके लिए बच्चों हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए ऑफ adhesive forces and cohesive forces। ये बच्चों पढ़ा हुआ है पहले? क्या होता है ये? कोहेसिव होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन, बेसिकली जो वॉन्डरवॉल फोर्सेस होती है ना, वही चीज है। हमने उनको स्प्लिट कर दिया, वॉन्डरवॉल फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो उनमें कोहेसिव बोलते हैं हम जब वो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। और एडहेसिव होती है जब वो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, हम फेविकॉल में क्या लिखा होता है? फेविकॉल के ऊपर लिखा होता है स्ट्रॉन्ग एडहेसिव। तो फेविकॉल कैसे काम करता है? फेविकॉल
स्ट्रॉन्ग एडहेसिव है, मतलब वो खुद जो सब्सटेंस है उसकी किसी भी और सब्सटेंस के साथ स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्सेस हैं, राइट? तो अगर दो सब्सटेंसेस के बीच में लगाते हो आप, तो वो उन दोनों पे एडहेसिव फोर्स लगा रहा है फेविकॉल, राइट? तो अब बच्चों अगर हम एक लिक्विड की बात करें, हम इस लिक्विड के अंदर बच्चों दो टाइप के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। एक मॉलिक्यूल जो इसकी सरफेस पे है, और एक मॉलिक्यूल जो अंदर है पानी के बिल्कुल। जो मॉलिक्यूल तो बच्चों सरफेस पे है, उसके ऊपर नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल से कोहेसिव फोर्सेस लग रही हैं, एंड ऊपर वाले एयर मॉलिक्यूल से एडहेसिव फोर्सेस लग रही हैं। जो मॉलिक्यूल नीचे है पूरे का पूरा वाटर में, उसके ऊपर सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल से कोहेसिव फोर्सेस लग रही है। एंड एयर वाटर वाले केस में बच्चों ऐसा है कि जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर कंपेयर्ड टू एडहेसिव फोर्सेस। तो इससे क्या होता है बच्चों, उस पर भी आते हैं। अभी तक जो सिचुएशन है वो क्लियर हो रही है? So what we can note down is कि molecule 2 experiences cohesive forces from all directions, hence it is in equilibrium. Molecule 1 जो है, that will experience stronger adhesive forces.
मैंने बच्चों इस वाटर वाले केस के लिए बताया कि कोहेसिव स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव है, मतलब ये कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है ना। ऑब्वियसली आप फेविकॉल ले आओगे तो वहां एडहेसिव स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, मतलब वो तो डिपेंड करता है। मतलब मैं किसको कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ, कोहेसिव फोर्सेस किसकी, वाटर वाटर, और एडहेसिव किसकी, वाटर एयर। तो अब बच्चों हमें ध्यान से समझना है कि ये जो टॉप लेयर है इसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों इमेजिन करो कि ये जो एक टॉप लेयर बनी हुई है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अ, जो कि सारे एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहे हैं। ठीक, तो हर मॉलिक्यूल पे इस तरह से फोर्स लग रही है। अब जो हमने ऊपर पढ़ा कि बच्चों मॉलिक्यूल्स पे नीचे की तरफ फोर्स लगती है, तो अब कुछ मॉलिक्यूल्स को एम्प्टी स्पेस मिल जाएगी, राइट। तो उस कारण से मान लो कि कुछ मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन नीचे चले गए, ठीक है। हमें नहीं पता कौन से जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे, हम तो ऐसे, तो इनके बीच में अब इस तरीके से फोर्सेस आ गई। करेक्ट। तो मुझे बताओ, इससे बताओ कि ऐसा होने से टॉप लेयर के अंदर किस तरीके का बिहेवियर आ गया। क्या बच्चों टॉप सरफेस श्रिंक करने की कोशिश करेगी। है ना, जब बीच में से कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे जाएंगे तो बाकी मॉलिक्यूल्स उस कारण से और पास पास आना चाहेंगे, तो टॉप सरफेस श्रिंक करने की कोशिश करेगी।
इन अदर वर्ड्स वो अपना एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है। बोलो बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी को बच्चों हम कहते हैं एज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच surface of liquid in contact with air tries to minimize its area। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि in other words surface which is in contact with air ये बच्चों बहुत काम आती है हमारे को, इस तरह सोचना। behaves like stretched rubber membrane। ठीक है, when I say rubber membrane, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे बलून का जो मटेरियल होता है वैसा कुछ, जब वो खिंचा हुआ होता है तो जो उसका बिहेवियर है, लिक्विड की टॉप सरफेस का बिहेवियर भी बिल्कुल वैसा ही होता है। ठीक है, मतलब लिक्विड की सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में होती है, इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड शीट ऑफ रबर। ओके, मतलब इसके कुछ एग्जांपल्स सोचते हैं सरफेस टेंशन के रियल लाइफ में। सोचो। बच्चों एक एग्जांपल तो हो सकता है कि जैसे आप, अगर आप एक वाटर ड्रॉप या आप एक सोप बबल की बात करो तो वो हमेशा स्फेरिकल बनते हैं, है ना। तो बेसिकली स्फीयर की बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम कैलकुलस से निकालें कि एक गिवन वॉल्यूम के लिए किस शेप का सरफेस एरिया सबसे कम होगा,
तो वो शेप जो है वो स्फीयर की निकल के आएगी। ठीक है? तो वाटर ड्रॉप स्फेरिकल शेप इसीलिए ले रहा है ताकि उसकी जो टॉप सरफेस है उसका एरिया कम से कम हो जाए। सेम इज द केस विद सोप बबल। सोप बबल में भी क्या एक पतली सी लिक्विड की लेयर है जो एयर के कांटेक्ट में है, तो वो अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाह रही है, तो इसलिए इट टेक्स अ स्फेरिकल शेप। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जांपल्स लिखें, हाँ, जो थोड़ा सा वो नहीं होते, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, जो रेन ड्रॉप्स होते हैं। अगर हम ग्रेविटी फ्री स्पेस में ड्रॉप्स बनाएंगे तो वो प्योर स्फीयर्स ही बनेंगे। दूसरा होता है बच्चों, एग्जांपल जो आप ले सकते हो कि आप वाटर के ऊपर मतलब अगर आप ध्यान से रखोगे, केयरफुली रखोगे, तो एक पिन को फ्लोट करवा सकते हो आप। ठीक है, प्रोवाइडेड आप ध्यान से रखो सरफेस के पैरेलल। अगर आप वर्टिकल करके रखोगे तो नीचे गिर जाएगा वो। सरफेस के पैरेलल रखोगे तो वो फ्लोट करेगा। ठीक है जी। ऐसे ही बाय सेम लॉजिक टाइनी इंसेक्ट्स जो होते हैं वो वाटर की सरफेस के ऊपर क्रॉल कर सकते हैं। तो वो क्या सिचुएशन बच्चों क्रिएट हो जाती होगी, कैसे हो जाता होगा ऐसा? अगेन रबर शीट से कंपेयर करो, जो वाटर की टॉप सरफेस है, अगर आप उसके ऊपर एक पेन रखते हो तो वाटर की जो टॉप सरफेस है वो इस तरीके से दब जाएगी। ये बच्चों पेन है, मतलब इट इज गोइंग इनटू द प्लेन। सिचुएशन समझ आ रही है बच्चों? इमेजिन एक रबर की सरफेस है खींची हुई है ना, उसके ऊपर आप कुछ हल्के ऑब्जेक्ट्स तो रख सकते हो ना। भारी रखोगे फिर तो वो शीट फटी जाएगी, बट हल्के ऑब्जेक्ट्स तो उसके ऊपर रखे जा सकते हैं। करेक्ट। अब बच्चों ऐसे ही और एग्जांपल, अगर आप बच्चों एक पेंटिंग ब्रश लो या शेविंग ब्रश लो, तो जब तो हम उसको पानी के अंदर डालते हैं तब तो उसके जो मतलब वो सारे जो हेयर होते हैं वो फैल जाते हैं। जैसे ही आप उसको पानी से बाहर निकालोगे वो एकदम चिपक जाते हैं, एक पतली सी वो बन जाती है। करेक्ट। तो द हेयर ऑफ spread inside water but stick to each other
when take around. अब बच्चों सरफेस टेंशन मैथमेटिकली कितनी होती है? लेट्स सी। तो अगर मैं बच्चों जो टॉप सरफेस है, मान लो एक ग्लास के अंदर पानी है, मैं उसकी टॉप सरफेस बनाऊं, वो बच्चों ऐसे सर्कुलर होएगी, है ना? अब मैं उस टॉप सरफेस के अंदर बच्चों अगर एक कोई भी एक लाइन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लूं, तो इमेजिन करो एक सरफेस के लेफ्ट वाली साइड और एक सरफेस के राइट वाली साइड। सरफेस के राइट वाली साइड जब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगी, वो इस लाइन पे किधर को फोर्स लगाएगी? अपनी तरफ। हाँ, ऐसे ही इस जो लाइन की लेफ्ट वाली सरफेस है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगी। तो वो इस सरफेस पे फोर्स लगाएगी अपनी तरफ। तो इक्विलिब्रियम में ऑब्वियसली दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। तो सरफेस टेंशन की वजह जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दैट इज फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, तो इसके यूनिट्स जो हो गए वो न्यूटन पर मीटर हो गए। तो ये डायरेक्शन कैसे हो गई देखो। परपेंडिकुलर टू लाइन एंड टेंजेंशियल टू सरफेस। ठीक है, और बेस्ट तो विजुलाइज करना कैसे है? इजी, कि आप ये सोचो कि बस वो खींच रही, राइट? तो देखो जो हम लेबोरेटरी में कैसे सरफेस टेंशन डिटरमिन करते हैं, विद बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल। लेटेस्ट से बच्चों ये एक वायर फ्रेम है, ठीक है, और ये लेंथ L है। ये हमने इसके ऊपर एक और वायर रख दी विच इज फ्री टू मूव, और ये इस रीजन के अंदर एक सोप फिल्म डाल दी।
ये कुछ उस तरीके की सिचुएशन हो गई ना, जैसे वो बच्चों जो हम बबल्स फुलाने के लिए नहीं जैसे यूज करते, यूजुअली वो सर्कुलर सी रिंग होती है जिसको आप वो सोप में डिप करते हो और फिर उसके अंदर एयर ब्लो करते हो, राइट? बस आप ये मान लो कि वो अब सर्कुलर रिंग होने की जगह अब ये एक तरह से वो स्क्वायर टाइप्स हो गया। ये स्क्वायर के अंदर वो सोप फिल्म बनी हुई है पतली सी। ठीक है जी। तो बच्चों ये बताओ कि इस फिल्म की क्या टेंडेंसी होगी, वो फिल्म जो है वो इस वायर के ऊपर किधर को फोर्स लगाएगी? फिल्म कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगी तो वो इस वायर के ऊपर बच्चों किधर को फोर्स लगाएगी? ऊपर को। तो हम यहाँ पे इस वायर के साथ एक मास एम हैंग कर देते हैं बच्चों। ठीक है जी। तो आप देख सकते हो कि वायर पे ऑब्वियसली नीचे की तरफ फोर्स लगेगी एम जी, और फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण इस पे फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। तो बच्चों क्या कंडीशन बन गई फोर्स बैलेंस की? नीचे की तरफ तो लग रही है फोर्स एम जी, ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है बच्चों? एस इंटू एल इंटू टू। ये टू से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने? क्योंकि बच्चों दो सरफेसेस हैं जो एयर के कांटेक्ट में है ना। एक फिल्म की टॉप सरफेस जो हमें नजर आ रही है, और एक फिल्म की पीछे वाली सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। ये बच्चों बात क्लियर हो रही है? टू से क्यों मल्टीप्लाई किया? हाँ बच्चों, दो सरफेसेस कौन से हैं? एक तो फिल्म की वो सरफेस जो आपको, फिल्म का वो वाला फेस जो आपको दिख रहा है, एक फिल्म का पीछे वाला फेस। जैसे आप एक पेज लो तो पेज की दो साइड्स नहीं है, बिल्कुल उस तरीके से। तो सरफेस टेंशन तो तभी लगनी शुरू हो जाएगी जैसे ही कोई सरफेस एयर के कांटेक्ट में आई। तो यहाँ पे तो दो सरफेसेस आ गई एयर के कांटेक्ट में। क्लियर बच्चों? ओके, चलो बच्चों, अभी इतना ही। वो 3A प्लीज कंप्लीट कर लेना। इसके फिलहाल अभी क्वेश्चंस नहीं होंगे, बस इतना रिवाइज जरूर कर लेना लेकिन। ठीक है, चलो। ओके बच्चों, बाय।